जय श्री राम, हर हर महादेव। मित्रों, आज हम 0702 की शुरुआत करते हैं। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे नए राजा और उनके राज्य। नए राजवंश का उदय कैसे हुआ। तो आपने सामंतों के बारे में पढ़ा होगा, पिछली क्लासेस देख लीजिएगा, पिछली वीडियोस देख लीजिएगा, उसमें सामंत आप समझ जाएंगे कि सामंत क्या है, उसमें मैंने बताया है। तो नए राज्यों का उदय कैसे हुआ। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आए। देखो, शुरू से ही हम उपमहाद्वीप के एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते रहे हैं। तो ये देखिए कैसे उपमहाद्वीप पर कुछ भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने महत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जा सकती कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं। ये राजा के लिए क्या करते थे, भूस्वामी और योद्धा सरकार उपहार लाएं, और इन्हीं को कहा जाता था, ये जो भूस्वामी थे और योद्धा सरदार थे, इन्हीं को सामंत या महत कहा जाता था। और ये राजा के लिए उपहार लेकर आते थे, ऐसी इनसे उम्मीद की जाती थी। उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, मतलब हुआ महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के अधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का भी दावा करते थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन के राष्ट्रकूट, दक्कन के हुए राष्ट्रकूटों का एक उदाहरण है। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतिदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ, शाब्दिक अर्थ होता है सोने का गर्भ, नामक एक अनुष्ठान भी किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था, तो यह माना जाता था कि इसके याचक जन्मना क्षत्रिय ना होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रित्व प्राप्त कर लेना। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुष ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। और मिसाल के तौर पर कदंब, मयूरमण और गुज्जर प्रतिहार हरिचंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। तो राज्य में प्रशासन कैसे चलता था। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजा धीराज, राजाओं के भी राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। जैसे कि वस्त्र धारण करते हैं हम, ऐसे ही इन्होंने उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों में बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसानों, व्यापारियों, ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनके अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था। क्योंकि प्राप्त करने वाले भूस्वामी का दावा करता था राजस्व व्यापारी से भी लिया जाता था। ये संसाधन राजाओं की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल किया जाता था। दुर्ग बोलते हैं किले को। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनमें लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावना बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्रायः वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट जो संबंधी होते थे इन ओहदों पर होते थे। 400 कर हुए, इनमें जो 400 कर शब्द आए, 400 करों में 400 कर। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के 400 करों से भी ज्यादा 400 प्लस कर
का सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लेख कर वेट्टिकर है। सबसे अधिक उल्लेख किसका है? वेट्टिकर। ये वेट्टिकर क्या होता है? वेट्टी, टट्टी नहीं, वेट्टी, वेट्टिकर बड़ा खतरनाक कर है। वेट्टिकर सबसे अधिक उल्लेख है, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति उत्तराधिकारी हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि का सभी का उल्लेख मिलता है। प्रशस्तियां और भूमि अनुदान क्या होता है? प्रशस्तियां क्या होती हैं? प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। देखो प्रशस्तियां क्या होती है? जैसे हमारी किताब है, उसको हम प्रशस्ति मान सकते हैं। चलो समझने के लिए मान लेते हैं प्रशस्ति क्या होती है, किताब ग्रंथ जिसको हम बोलते हैं, मान लेते हैं। और भूमि अनुदान क्या होता है? प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दतः सत्य नहीं हो सकते, सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए सूरवीर विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी। ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा प्रशस्तियां रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया, जिसमें कश्मीर के शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हण नामक एक व्यक्ति द्वारा लिखा गया। कल्हण बुक का नाम क्या? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी, इसमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है और इसको कल्हण द्वारा रचा गया। कल्हण ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले से इतिहास समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखक से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाया है। इसलिए 12वीं सदी के यह असाधारण ग्रंथ है। 12वीं सदी के लिए यह क्या है? एक असाधारण ग्रंथ है। नागभट्टी की उपलब्धियां क्या रही? नागभट्ट की उपलब्धियां रही क्या? कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया। गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में हमने पढ़ा है, संस्कृत में लिखी गई है। ग्वालियर कहां पड़ेगा? मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के नामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। आंध्र, सैंधव, सिंध, विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा है। ये के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। क्या थे? जब वे राजकुमार थे तभी धराशायी हो गए। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। उन्होंने बंगाल का एक हिस्सा है, अनर्थ गुजरात का एक हिस्सा है, और मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात वनवासी, तुरुक वत्स्य मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य हैं। राजाओं को क्या किया? पराजित किया। भूमि के साथ साथ क्या दिया जाता था? देखो यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमाओं को क्या कर दिया? चिन्हित कर दिया। भाई हमने मिट्टी की मेड़ बनाई, किसी भी स्थान पर मिट्टी की मेड़ बना दी और उसके साथ ही क्या कर दिया? कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि सीमाओं को क्या कर दिया? चिन्हित कर दिया। भूमि सीमाएं क्या हो गई? चिन्हित। एक तरह से क्या हो गया? बाउंड्री कर दी। और इस भूमि पर ये चीजें क्या क्या चीजें? फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे, फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, बौबी, चबूतरे, नहरें, खाइयां, नदियां, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खी के छत्ते और गहरी गहरी झीलें, ये सब आदि इन्हीं में सुविधा थी। और इनको क्या कर दिया? चारों तरफ से बाउंड्री कर दिया। जिसे यह भूमि मिलती थी वह इससे कर वसूल कर सकता था। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल कर सकता था। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल कर सकता था। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर
बड़े कमरे बनवा सकता है और बड़े या छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकता है, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहरें भी बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो और तटबंधों का निर्माण भी हो। धन के लिए भी युद्ध होते थे, धन के लिए युद्ध, देवा, धन के लिए युद्ध। आपने गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज, धन के लिए कन्नौज, खुशबुओं का शहर इसको कहा जाता है, कन्नौज। गुज्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते झगड़ते रहे। क्योंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की, त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया, सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राजाओं पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत संपन्न होते थे मंदिर, उनको भी अपना क्या करते थे, निशाना बनाते थे। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान हुआ महमूद। कौन हुआ? महमूद। गजनी का सुल्तान हुआ महमूद, ये रहा महमूद। अब देखो इसने क्या किया, अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध है। उसने 997 से लेकर 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों में, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्से तक किया, उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर, गुजरात में पड़ता है सोमनाथ मंदिर, शामिल था। महमूद जो धन उठाकर ले गया था उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभव राजधानी बनवाने के उसमें निर्माण में क्या किया, उसने खर्च किया। भाई बहुत सारा धन वो यहां से लूट कर ले गया और उसने वैभवशाली राजधानी कहां बनाई? गजनी में। सारा खर्च गजनी में राजधानी बनाने में इस्तेमाल किया। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था। उसने अल बरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अल बरूनी, क्या नाम था? अल बरूनी, अल बरूनी, जिसने किताब उल हिंद ग्रंथ लिखा। महमूद ने ही, सुल्तान महमूद ने इसको काम सौंपा था क्या, कि उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिख, भाई तेरा काम है ये। और अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद, क्या नाम है इसकी पुस्तक का? किताब उल हिंद, जो आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में हुए चहमान। कौन हुए? चहमान। जो आगे चलकर चौहान के रूप में जाने जाते हैं। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के गहड़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। गहड़वालों से क्या करनी पड़ी? गहड़वाल वंश के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय, जिसका शासनकाल 1168 से 1192 ईस्वी तक रहा, जिसने सुल्तान महमूद गोरी, मोहम्मद गोरी को भी, जिसको हम मोहम्मद गोरी के नाम से भी जानते हैं, अफगान शासक को क्या किया? 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों पराजित हो गया, जो तराइन का युद्ध के बारे में हम पढ़ेंगे। चोल राज्य और उसके नजदीक पर अगर हम नजर डालें, चोल राज्य पर और उसके नजदीक पर हम नजर डालें, तो उरेयू से तंजावर तक चोल वंश सत्ता कैसे आया? कावेरी डेल्टा में मुंटियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के महत थे। क्या थे? महत, ये महत या सामंत थे। उर्डियार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुंटियारों को हराकर इस डेल्टा पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। उसने वहां तंजावुर शहर को और निशुंभ सुंदनी
निशुंभ सुदनी देवी मंदिर बनवाया, देवी का क्या कराया, मंदिर बनवाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्र तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ाया गया। दक्षिण और उत्तर में पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का इस इलाके का क्या कर लिया, हिस्सा बना लिया। राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, राजराज प्रथम 985 ईस्वी में, 985 में राजा बना और उसी ने इसमें से ज्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज प्रथम का पुत्र हुआ राजेंद्र प्रथम। राजराज प्रथम का पुत्र हुआ राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी तैयार की। जल सेना, जल में लड़ने वाली कौन सी हुई, जल सेना हुई। कला, भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तिकला, भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तिकला। राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम हुआ, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम इसी का पुत्र था। राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगई कोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य कला और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास और उसके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नृत्यज्ञ इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान ही नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमा बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमा संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। ज्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। जय हो भक्तों की। कृषि और सिंचाई, देखो कृषि और सिंचाई क्या होता है। कृषि और सिंचाई चाहिए, धान के लिए ज्यादा सिंचाई की जरूरत होती है। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलझती हैं, जिससे किनारों पर क्या हो जाता है, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि विशेषता चावल की खेती के लिए क्या होता है, आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले से ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6ठी सदी में आकर ही इस इलाके के बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए क्या करना चाहिए बताओ। बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाते थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। कितनी फसलें उगाई जाती थी? 2 फसलें उगाई जाती थी। और आज के मॉडर्न जमाने में क्या हो रहा है? बेमौसम बरसात। क्या हो रही है? बेमौसम बरसात। आप हर मौसम में हर सब्जी अवेलेबल है, हर फ्रूट अवेलेबल है, यही सही कहते हैं बिन मौसम बरसात। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खुदवाए जाते थे, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए
विशाल सरोवर बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे? विशाल सरोवर का निर्माण किया जाता था। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। देखो पानी का भी बंटवारा किया जाए, ठीक है ना। कावेरी नदी पर जो एक बांध बना हुआ है, मेट्यूर बांध, उस पर जो है विवाद 30 सालों से चल रहा है। ज्यादातर नए शासकों साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता था? साम्राज्य का प्रशासन, साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता था? अच्छा लो बच्चे, ठीक है। साम्राज्य का प्रशासन, प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, किसानों की जो बस्तियां थी, किसानों की जो बस्तियां थी, बस्ती लिखेंगे सिर्फ, क्या कहलाती थी? उर। क्या कहा जाता था? उर कहा जाता था। सिंचित खेती के साथ ही बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांव के समूह को क्या कहा जाता था? इस तरह के जो गांव के समूह थे, ये जो गांव के समूह थे, इस तरह के गांव के समूह को कहा जाता था नाडू। आड़ू नहीं, नाडू कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसी कई प्रशासनिक कार्य करते थे। वेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल करना था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में क्या दिया? सम्मान के रूप में तीन राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान अर प्रदान क्या प्रधान जैसी उपाधियां दी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। ब्राह्मणों को उस समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मोदय प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्रह्मोदय की देखरेख में प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों का एक सभा द्वारा की जाती थी। क्या? भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलता पूर्वक काम करती थी। इनमें जो निर्णय लिया जाता था, शिलालेखों में प्राय मंदिरों के पत्थरों की दीवारों पर ब्यूरोवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के नाम बता दूं, तमिलनाडु का एक जिला है चिंगलपुट। क्या नाम है उसका? चिंगलपुट। तमिलनाडु का एक जिला है चिंगलपुट। उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का एक संगठन कैसा था। सिंचाई के लिए कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें क्या होती थी? विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तामपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिया जाता था। किसी भी छोटे लड़के को बुलाया और उस लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। एक के बाद, जैसे कहते चोर पुलिस सिपाही राजा। नहीं खेलते गेम बचपन में आपने? मैंने तो बहुत खेला, चोर राजा पुलिस चोर सिपाही, सांप सीढ़ी का खेल। क्या खेला? सांप सीढ़ी का खेल, लूडो, कबड्डी, खो खो, पोसम पा, रेल का डिब्बा, और एक होता था पान का पत्ता, पेड़ पर चढ़कर खेला जाता था। पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं। भूमि के प्रकार, चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कटौतियों का जो है क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। विभिन्न कोटियों की भूमि का जो है उल्लेख मिलता है। विभिन्न कोटियों की भूमि है, विभिन्न। कैसे? वेल्लल वगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि थी। ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि दी गई और मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि,
भूमि, ये तरह तरह की भूमि थी। और तांग वंश के युग का एक क्या है, चीन। तान वंश के युग का एक चीन, चीन की बात करेंगे हम। तांग वंश, तांग वंश, तांगे वाला नहीं है, तांगे वाला आया। चीन, चीन के तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक 7वीं से लेकर 10वीं तक सत्ता रही उसकी। 10वीं सदी तक क्या रही, सत्ता में रहा। इसकी राजधानी थी क्या, इसकी राजधानी थी सियान, राजधानी थी इसकी सियान। सियान राजधानी दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक था, जहां तुर्की, ईरान, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से, तांग साम्राज्य की परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति की गई, नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1991 तक कायम रही। ये जो तांग वंश के युग का चीन है, इसमें क्या करता था भाई, जैसे अभी आजकल हम क्या है, आजकल हम आईएएस पीसीएस के लिए क्या करते हैं, सेंटर लेवल की, नेट हो गया, पीएचडी हो गया, सेंटर लेवल के जो है क्या है, इनके लिए एग्जाम देते हैं, नहीं देते हैं, बहुत कठिन होता है, राष्ट्रीय स्तर पर होता है। और ऐसे ही बिल्कुल यह है, तो इनके सिलेक्शन होता था। इसका साम्राज्य को चलाने के लिए क्या होता था, परीक्षा देनी पड़ती थी और हर इच्छुक व्यक्ति इस परीक्षा में बैठ सकता था। और अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था के कुछ बदलावों के साथ 1911 तक रही। और इसी के साथ जो है हम आज की जो समापन की ओर चलते हैं, और समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी, मुगल साम्राज्य होगा। किस तरह से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, मुगल साम्राज्य के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और थैंक यू, जय हिंद, जय